क्वेश्चन नंबर 3 है, इन नंबर्स के जो पूर्णांक हम जो इंटीजर्स हमें दिए हैं 12, 15, 21, 17, 23, 29, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले तो एचसीएफ निकालेंगे, किसका, 12 का, 15 का, 21 का, सबके ये अभाज्य गुणनखंड हम कर देंगे और उसमें कॉमन देख देंगे, एचसीएफ आ जाएगा। 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार, 3 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार, 3 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार। भाग कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड लिख लो 12 के गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2, 2, 3, मतलब प्राइम फैक्टर है ये। 15 के 3, 5, 21 के 3 और 7। तो HCF किन किन नंबरों का, 12, 15 और 21 का कैसे निकलता है, इस पूरे में जो कॉमन नंबर है, जो सेम नंबर हैं, 3, 3 और 3, और कोई है कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों में सेम दिख रहा है, नहीं है ना, तो हमारा HCF क्या कहलाएगा, 3। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलता है, 12, 15, 23 का, 21 का, सॉरी, एलसीएम निकलता है, साथ में HCF निकलता है अलग अलग, यही चीज़ ध्यान रखना है। तो निकाल देते हैं। कोई ऐसा है, 2 से ही कर दो, ठीक है, 2 × 12, 15 में भाग जाएगा नहीं, 21 में भाग जाएगा नहीं, 2 से 3, 2 3 6, 15 में भाग जाना नहीं है तो 21 में फिर नहीं जाएगा। अब कोई नंबर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, फिर से कौन नंबर आएगा, 5वां, 1 का 1 ही, 5 एकम 5, 7 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है। अब 7 से 1 1 1, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, कितना हो गया, इन सब का गुणा करेंगे तो ये तो होगा 35, ये होगा 12। एक काम करते हैं, ये 15 दूनी 30 करते हैं, 7 दूनी 14 करते हैं, और 14 तिया 42, 420 हो जाएगा। इन सब का गुणा हो गया, ठीक है। गुणा करना कैसे भी गुणा कर, आगे पीछे किसी का भी कर दो, आंसर को ही आना है। इसमें जांच करना नहीं है, क्योंकि 3 नंबरों में जांच है नहीं सिलेबस में। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23, 29 वाला, HCF निकालना, 17, 23, 29। HCF के लिए अलग अलग गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 17 किसके पहाड़े में आता है, 2 के में नहीं, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, किसी में नहीं आएगा। 17 के ही पहाड़ी में आएगा, 23 के पहाड़ी में आएगा, 29 के पहाड़ी में आएगा, क्योंकि ये क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो खुद से ही भाग होंगी। तो 17 के गुणनखंड क्या, 17 गुणा 1, 1 मिनट गुणा मत लिखो, 17 के गुणनखंड 17, 23 का 23, 29 का 29, इनके गुणा में 1 1 है, वही लिख लेते हैं बस, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा किसका, 17, 23 और 29 का, यही होगा 1, ठीक है। बड़े से बड़ा एक नंबर 1 है जो इन तीनों में भाग कर सकता है, और कोई और नंबर नहीं है सेम नंबर। अब लघुत्तम समापवर्तक,
17, 23, 29 का 17 से करेंगे एक बार, इसमें भाग जाना नहीं है। फिर 23 से करेंगे एक, 23 से कम 23, 29 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है। फिर 29 में एक में भाग नहीं जाएगा, एक में भाग नहीं जाएगा, 29 से कम 29, ख़त्म। कितना आ गया? 17 गुणा 23 गुणा 29, ये हमारा लघुत्तम समवर्तक आ गया, ठीक है। इन सब का गुणा हो गया। वो HCF है, ये LCM महत्तम समवर्तक है, और ये लघुत्तम समवर्तक है। सेम क्वेश्चन है अगला वाला इसी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF दिया है, महत्तम समवर्तक दिया है किसका? 306 और 667 का 9। LCM लघुत्तम समवर्तक हमें निकालना है इन्हीं का। तो लघुत्तम समवर्तक हम अभी तक कैसे निकालते आए? लघुत्तम समवर्तक कैसे निकलता है? ऐसे करके, ऐसे नहीं निकालेंगे हम। हमें पता है जो फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर क्या है? 306 है। सेकंड नंबर क्या है? 657 है। HCF क्या है? 9 है। LCM हमें ज्ञात करना है। क्या ज़रूरत है उसे करने की? नहीं है ना ज़रूरत, इसको यहाँ पे ले आओ। 306, 657 बराबर LCM, ठीक। काट दो, कुछ तो कटेगा। 9 एकम 9, 9 3 27, बच्चे कितने? 3 होगा 36, 9 चौको 36। बच्चा क्या? यही बच्चा, इसका गुणा कर देंगे, LCM हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, इसका गुणा हो जाएगा, ये इसका LCM है। ऐसा करने से पता क्या हुआ? इसे करने से बच गए, डायरेक्ट आंसर मिला है हमें। करने को तो डायरेक्ट LCM निकाल सकते थे, या था यही। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n, इसके लिए n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत आगे तक, किसी भी नंबर के लिए 6 की पावर n की वैल्यू, मतलब 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, क्या 0 हो सकता है? क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 हो सकता है क्या? मतलब इकाई का अंक होना चाहिए 0। जैसे कि 6 की पावर 2 करें तो 36 आता है, 6 आ रहा लास्ट में इकाई पे। 6 की पावर 3 करें तो 216 आएगा, 6 आ रहा लास्ट में, 0 आ रहा है क्या? यही पता करना है। सॉल्यूशन देखो, हल जो होगा इसका कुछ भी नहीं करना, हमें फालतू का मेथड नहीं लिखना है। वी नो दैट
संख्या लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हो? 6 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 आता है ना, प्राकृत संख्या। लेकिन 0 प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है ना। उन्होंने क्या बोला था? n की जगह पर प्राकृत संख्या आना चाहिए, तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं। तो 6 की पावर 1 तो 6 ही आएगा। 6 की पावर 2, 6 गुणा 6 मतलब 36 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे चलेंगे। 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर कितना? 216। 6 की पावर 4 तो कितना? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे। 6 6 36, 3 6 कम 6 और 9, 6 दूनी 12, 1296। 6 की पावर 5 करेंगे। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आएगा? 6 6 36 की 6 यहाँ से लगी 3, 6 9 में 54 और 3 55 56 57, 5 12 17 की 7 आते लगी 1, 6 कम 6 और 1 7। क्या देख रहे हो? 6 6 6 6 6 मतलब 6 की पावर हम कुछ भी हों, 6 की पावर हम 6 कर दें, 6 की पावर 7 कर दें, 6 की पावर हम 8 कर दें, 6 की पावर कुछ भी कर देना, इकाई का नंबर हमें 6 ही मिलेगा। ठीक है। अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। फालतू का मेथड थ्योरी वगैरह लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है? देखो, भाज्य क्या होती है? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें किसी भी नंबर का भाग जा सके, और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें किसी नंबर का भाग नहीं जाता। अगर हम किसी अभाज्य संख्या में किसी भी नंबर का गुणा कर दें, ये तो भाज्य संख्या बन गई ना। यार ये ट्रैक्टर बहुत परेशान कर रहा है यार। अभाज्य संख्या में किसी भाज्य संख्या का गुणा हुआ तो वो भाज्य संख्या ही आएगी। मतलब किसी प्राइम नंबर में किसी को प्राइम नंबर का इंटू हुआ तो जो नंबर मिलेगा वो को प्राइम ही मिलेगा। ठीक है, यही उसमें बोला है। ये भाज्य जो संख्या दी है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13, ये जो नंबर है वो भाज्य है। क्यों है? भाज्य संख्या अभाज्य संख्या गुणा करेंगे भाज्य ही आएगी। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगे। किसी वृत्ताकार कोई सर्किल शेप में कोई रास्ता है मैदान के चारों तरफ, दौड़ रही है वो तो। ठीक है, इसको 18 मिनट लगे सोनिया को। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना टाइम लगा? 12 मिनट। 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्या करेंगे हम इसका? बताओ। ये सर्कल है, सोनिया और रवि दोनों दौड़ रहे हैं, रेस लग रही दोनों में। 12 मिनट में रवि एक चक्कर पूरा करता है और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब रवि यहाँ से दौड़ दाड़ के आएगा तो 12 मिनट में यहाँ पहुँचेगा और सोनिया जब तक यहाँ पहुँच पाएगी, क्योंकि उसे 6 मिनट और चाहिए पूरा राउंड लगाने के लिए, और 6 मिनट बाद वो पहुँचेगी तब तक रवि आगे पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब सोनिया यहाँ आएगी तो रवि यहाँ पहुँच गया। अब दूसरा राउंड चालू हो गया। दूसरा राउंड चालू होगा सोनिया का। जब तक सोनिया पूरा राउंड करेगी, रवि दूसरा राउंड पूरा कर चुका होगा, यहाँ पहुँचेगा रवि। जब सोनिया तीसरा राउंड पूरा करेगी, रवि तीसरे राउंड पे ही आ जाएगा, यहीं तक आ जाएगा। ठीक है मतलब रवि की स्पीड तेज़ है, रवि जा स्पीड में तेज़ दौड़ रहा है। हमें निकालना क्या है, ये दोनों कितने मिनट बाद यहीं से चलना स्टार्ट किए थे और यहीं पे कितने मिनट बाद आ पाएंगे दोनों एक साथ। तो मतलब हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। हमें वो नंबर निकालना है, छोटे से छोटा वो नंबर जिसमें इन दोनों का डिवाइड हो सके। लघुत्तम करने पर 18 और 12 कितना आएगा? 2 से करेंगे, 2 इनाम 18, 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 इसमें तो भाग जाना नहीं है, 2 तिया 6, अब 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3। लघुत्तम समावर्तक 2 2 3 3, और ये क्या है हमारा एलसीएम कितना आ गया? 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 मिनट बाद वो दोनों हमें एक ही जगह पर मिलेंगे फिर से। 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा और सोनिया 2 चक्कर लगा पाएगी। यहाँ लिख देंगे वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। They are meeting again after 36